हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, जहां पे अब हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगे टॉपिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। हम यहाँ पे आपकी तैयारी करवाने वाले हैं कोर लॉ सब्जेक्ट्स की, लोकल लॉ सब्जेक्ट्स की, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रैक योर एग्जाम, वी आर गोना प्रोवाइड यू दैट। मेरा नाम है अर्पिता। यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया था 2019 में। आई हैव डन एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। बीए एलएलबी मैंने किया था। स्पेशलाइजेशन मेरी थी बीए एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और मैंने बीए एलएलबी किया है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं आज सेक्शन 15। सेक्शन 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज वी कैन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आपको इसके अंदर का एसेंस समझ में आए। अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम 14A तक के सारे टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 15। हमने जो भी टॉपिक लिया है ये सारे टॉपिक हमने आफ्टर 2018 के अमेंडमेंट को कंसिडर करते हुए लिया है। यानी हमने जो भी पढ़ाया है, हमने जो भी पढ़ा है उसे में हमने 2018 के अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक आते हैं। हरियाणा जुडिशरी में आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मध्य प्रदेश सिविल जज के पेपर में आता है ये सब्जेक्ट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं आप वो पहले वीडियोस देख लीजिए, और फिर हम सेक्शन 15 पे आते हैं। तो सेक्शन 15 हमें बताता है कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, यानी कौन पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, कौन सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें ए जो क्लॉज है ये क्या कह रहा है, एनी पार्टी। एनी पार्टी। तो लेट जस्ट से कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, ठीक है, ए एंड बी। एक ऑफरर है, एक एक्सेप्टर है। इनमें से कोई भी पार्टी, कोई भी पार्टी करवा सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ए ने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 5,000 रुपीज में एक बैग के लिए, now B is refusing to sell the bag, then A can can get B to give A can get B to sell the bag to him। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ए बाद में खरीदने से मना कर दे। तो इस केस में बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं ए से। तो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से कोई भी पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। ये तो था पहला रूल, विच वॉज फेयरली इजी। अब हम आते हैं सेकेंड पे, बी पे। देखिए बी क्या कह रहा है, बी हमें दो पार्टीज के बारे में बता रहा है, दो लोगों के बारे में बता रहा है। पहला वो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और दूसरा वो कह रहा है प्रिंसिपल। तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि जिसको राइट टू सू ऑटोमेटिकली चला जाता है आफ्टर द डेथ और अबेटमेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टी। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ए के मरने के बाद उसका बेटा या बेटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ए का। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में और भी लोग आ सकते हैं, जैसे असाइनी हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने राइट दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ऐसा कोई भी पर्सन इसके अंदर आ सकता है। अब इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो आते ही हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसमें आते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा भी इसमें कई लोग आ सकते हैं, जैसे कि असाइनी है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सारे लोग भी इसके अंडर आ सकते हैं। तो पहला तो हो गया ये पर्सन। अब दूसरा आता है प्रिंसिपल। हु इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप आई एम श्योर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। यानी अगर एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए सूट कौन फाइल कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है।
Principal can also file a suit for the specific performance of a contract which was entered into by his agent. तो आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इसके प्रोवाइजो पे। इसका प्रोवाइजो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझते हैं। पहला ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वे आर लर्निंग स्किल solvency or personal quality of such a party is material ingredient in the contract, or where the contract provides that his interest shall not be assigned his representative in interest, or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract। अब देखिए दो चीजें इसमें बातें की गई हैं। पहली तो ये कहा गया है कि जहां भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या इंक्लूडेड है, लर्निंग इंक्लूडेड है, स्किल इंक्लूडेड है, सॉल्वेंसी की बात हो रही है, या पर्सनल क्वालिटी की बात हो रही है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवाया जाएगा, स्पेसिफिक एनफोर्समेंट उसका नहीं करवाया जाएगा। और और इसके साथ कौन सा नहीं करवाया जाएगा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा कोई क्लॉज प्रोवाइडेड है कि ये जो इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट में, ये असाइन नहीं होगा, यानी इसको ये इंटरेस्ट किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा। इन दैट केस ना रिप्रेजेंटेटिव कोई एक्शन कर सकता है, ना ही प्रिंसिपल कोई एक्शन ले सकता है। इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप जल्दी समझेंगे। ये जो पहला पार्ट है, लर्निंग स्किल और सॉल्वेंसी और पर्सनल क्वालिटी वाला, ये पार्ट हमने अभी जब सेक्शन 14 पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वो होगा तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने यही देखा था। उसमें हमने देखा था कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते। तो सेक्शन 14 के अंदर हमने यही देखा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता जहां पे कोई पर्सनल क्वालिटी क्वेश्चन में हो। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया है तो इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। देयर विल बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पार्ट है ये भी उसे ही रिइटरेट कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन्ड his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract. Now let's say A has entered into a contract with B. All right, A कौन है? A है एजेंट और इसका प्रिंसिपल है P. P इज द प्रिंसिपल। नाउ ए ने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसी कॉन्ट्रैक्ट में उसने एक क्लॉज डाला है जहां पे उसने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटरेस्ट है वो, उस इंटरेस्ट के लिए सू कौन नहीं कर सकता? पी नहीं कर सकता। पी कैन नॉट सू फॉर द इंटरेस्ट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंटरेस्ट डिवॉल्व नहीं होगा, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा बाय द रिप्रेजेंटेटिव और द प्रिंसिपल, हेंस पी इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट नहीं फाइल कर सकता। तो जहां पे ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिया है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं करवा सकते हैं, प्रिंसिपल जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा नहीं दिया है तो हर जगह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल करवा सकते हैं। लेकिन जहां स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि प्रिंसिपल नहीं करवाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ना ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव करवाएंगे, इन दैट केस इन लोगों के पास राइट नहीं आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करवाने का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आपको कुछ भी डाउट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर डाउट चेक करती हूँ, आई चेक एवरी कमेंट। तो आपके डाउट्स को और इजी वे में सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब हम आते हैं प्रोवाइजो पे। इसका प्रोवाइजो और इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कह रहा है कि अनलेस सच अ पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड his part of the contract or the performance thereof by a representative in interest or his principal, performance by his representative in interest or his principal has been accepted by the other party,
ये कह रहा है कि जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो गया है, यानी जब हमने जब सेक्शन 12 पढ़ा था जिसमें हमने पार्शियल परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने यही पढ़ा था कि एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, दूसरी पार्टी को अब परफॉर्मेंस करना है। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक पार्टी ने अपना परफॉर्म कर दिया है या फिर दूसरी पार्टी या फिर जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने या प्रिंसिपल ने कर दिया है और इसे एक्सेप्ट किसने कर लिया है, अदर पार्टी ने। द अदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड इट। नाउ इन दैट केस यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। आई नो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो लेट्स जस्ट से कि ये कॉन्ट्रैक्ट है सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए पर्सन की, ए है एक पर्सन, कहाँ लिखूं मैं जहां आपको दिखे, इसे पहले इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे हर चीज। एक सेकेंड, इरेज। ये बहुत इजी है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ जाए जल्दी से, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए ये कहाँ गया हमारा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको दिखे। तो ए की बेटी की शादी है, ए बहुत खुश है, बहुत पैसा भी है ए के पास। तो ए क्या चाह रहा है कि ए की बेटी की शादी में सिंगर कौन है, सिंगर नहीं, लेट्स से डांसर, डांसर कौन है, शाहरुख खान आके डांस करे इसकी शादी में। तो ए एस आर के को, एस आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके लिए, बी की शादी के में डांस करने के लिए। यहां तक क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे अगर ए ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है, ठीक है, ए हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए को पैसा देना था अपने पार्ट के लिए और इसके बदले एसआरके को डांस करना था। तो ए ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है, ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इस केस में या फिर दूसरा कौन सा केस होगा, दूसरा ये कह रहा है जहां पे representative in interest or principal has any performance by his representative in interest or his principal has been accepted by the other party। अब let's just say कि SRK का भी एक एजेंट है, राइट, SRK का भी एक एजेंट है। अब अगर एजेंट ने या फिर इसके रिप्रेजेंटेटिव ने अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि ए ने करी है उसे एक्सेप्ट कर लिया, इन दैट केस एसआरके विल बी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं इसे फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसे फिर से एक बार समझते हैं। तो एक ए है, ए की बेटी की शादी है, ए बहुत खुश है, ए चाहता है कि उसकी बेटी की शादी में आके गाना गाए, कौन, अरिजीत सिंह आके गाना गाए। नाउ अरिजीत सिंह का एक एजेंट है जिससे ए की बातें चल रही है, ठीक है। अब अरिजीत सिंह का जो एजेंट है ये कहता है कि इस दिन पे 15 तारीख को जब बेटी की शादी है उस दिन पे अरिजीत सिंह अवेलेबल ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उनके आने की। तो लेकिन सोनू निगम फ्री है, तो आप बोलो तो मैं सोनू निगम से परफॉर्मेंस करवा दूं। बात पता चलती है बेटी को, बेटी सोचती है कि ठीक है अरिजीत सिंह नहीं लेकिन सोनू निगम ही ठीक है, सोनू निगम ही अगर मिल रहा है तो नॉट अ बैड डील। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बेटी एक्सेप्ट कर रही है। किसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रही है, किसकी बात एक्सेप्ट कर रही है, अरिजीत सिंह के एजेंट की बात एक्सेप्ट कर रही है, उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की बात एक्सेप्ट कर रही है। तो इस केस में सिंस
the other party, who is the other party here? B is the other party. Since B has accepted the B और A, इन दोनों में से कोई भी अगर एक्सेप्ट कर लेता है, क्या एक्सेप्ट कर लेता है? परफॉर्मेंस बाय सम अदर पार्टी, ठीक है, बाय सम अदर पार्टी। इन दैट केस जो भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी, अब इसमें लेट्स से बी पैसा देने से मना कर देता है, तो इस केस में जो एजेंट है वो बी के अगेंस्ट केस कर सकता है। क्या अब थोड़ा क्लियर हुआ? क्या अब थोड़ा समझ में आया ये? अगर नहीं आया है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक और शॉर्ट वीडियो बना के सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए एजेंट भी कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ये दोनों, प्रिंसिपल भी कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ये दोनों ही सू कर सकते हैं। तो अगर बी बाद में पैसे देने से मना कर दे या ए बाद में पैसा देने से मना कर दे कि हमने तो अरिजीत सिंह के लिए कहा था, आपने सोनू निगम की बात करी, तो सोनू निगम खुद, उनके एजेंट, दोनों ही, इन दोनों में से कोई भी बी और ए के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। यही इस सेक्शन में है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल ही सेक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली गई है, एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, इन दैट केस दूसरी पार्टी विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहां तक क्लियर है। सी पे आ जाते हैं। सी कह रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज or a compromise of doubtful right between the members of same family, any person beneficially entitled thereunder. Now ये दो चीजें कह रहा है। एक कह रहा है सेटलमेंट ऑफ मैरिज। व्हाट इज सेटलमेंट ऑफ मैरिज? सेटलमेंट ऑफ मैरिज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लेट्स से कि इन द केस ऑफ डिवोर्स, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये इतनी तुम्हें मिलेगी, इतनी मुझे मिलेगी और इतने हमारे बच्चों को मिलेगी। तो इसमें बेनिफिशियरी कौन हुआ? हु आर द बेनिफिशियरीज? तो ए और बी के बीच में तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो ये तो पार्टीज हो गए। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये तो पार्टीज हो गए। इनके बीच में बेनिफिशियरी और कौन होगा? इनके बच्चे होंगे, सी और डी, लेट्स से, राइट। तो अगर इनको भी प्रॉपर्टी मिल रही है इन द इवेंट ऑफ डिवोर्स ऑफ ए एंड बी, तो ये सी और डी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। सी और डी भी ए और बी को कंपेल कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे करे। दूसरा कह रहा है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। यानी जब भी ऐसा कोई केस है जहां पे राइट्स वर डाउटफुल और वो डाउटफुल राइट जब रिजॉल्व हुए, तो जो भी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है, जिस पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, वो पर्सन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से ए, बी, सी, ये तीनों कौन है? ये तीनों है भाई। इनके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि अनडिवाइडेड है। ए और बी अपना अपना पार्ट सेल करना चाहते हैं। सी डज नॉट बॉदर अबाउट दिस। सी ज्यादा इस बारे में सोच नहीं रहे, सी कुछ नहीं इसको, सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किस चीज का? अपना अपना पार्ट पार्टीशन करवाने का, यानी अपना अपना पार्ट पार्टीशन कराने का। तो अगर ए को इतनी प्रॉपर्टी मिली है, बी को इतनी प्रॉपर्टी मिली है, और अब इसी सेटलमेंट में सी को भी प्रॉपर्टी मिली है, राइट। बाय द वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट सी को भी अब प्रॉपर्टी मिल गई है। नाउ सी इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सी कह सकता है कि सिंस आपने प्रॉपर्टी बांट ली है, तो अब आप अपना अपना हिस्सा अलग कर लीजिए। ये सी कह सकता है। क्यों? क्योंकि सी बेनिफिशियरी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आई होप ये क्लियर है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इजी था, राइट। अगर नहीं है तो अगेन कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट, टेनेंट फॉर लाइफ। टेनेंट फॉर लाइफ क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टेनेंट फॉर लाइफ आर दोज टेनेंट्स हु टेक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर लाइफ, यानी वो जब तक जी रहे हैं तब तक वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी। ये होते हैं टेनेंट फॉर लाइफ।
अगर टेनेंट फॉर लाइफ ने कोई प्रॉपर कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो रिमाइंडर मैन है वो भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। नाउ ये कौन होता है? लेट्स से एक प्रॉपर्टी है, सॉरी, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एच की। ये प्रॉपर्टी एच कहता है कि जब तक डब्लू जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी डब्लू के पास रहेगी, और डब्लू के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? ये प्रॉपर्टी चली जाएगी एस के पास। यहां तक क्लियर है? तो डब्लू क्या हुई? डब्लू हुई टेनेंट फॉर लाइफ, यानी इसके पास ये प्रॉपर्टी कब तक है? जब तक ये जिंदा है तब तक, राइट। और एस कौन हुआ? एस हुआ रिमाइंडर मैन, यानी डब्लू के बाद जिसको इंटरेस्ट मिला है दैट इज रिमाइंडर मैन। अब जरूरी नहीं है कि एस और डब्लू रिलेटेड हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एच की है, क्योंकि प्रॉपर्टी एच की है तो एच चाहे तो किसी भी पर्सन को ये प्रॉपर्टी दे सकता है, राइट। ये अपने दोस्त को दे सकता है कि डब्लू के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम रख लेना, या फिर किसी को भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इनमें किसी का कोई रिलेशन हो, ठीक है। नाउ इस केस में देखिए क्या हो रहा है। इस केस में ये कह रहा है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया था? टेनेंट फॉर लाइफ ने। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करा सकता है? रिमाइंडर मैन भी करा सकता है। तो लेट्स से कि इस प्रॉपर्टी का रिपेयर वर्क होना था। ये घर है जो एच ने डब्ल्यू को दिया है फॉर लाइफ। अब इसका रिपेयर वर्क होना था। रिपेयर वर्क शुरू होना ही था, इतने में ही डब्ल्यू की हो गई डेथ, ठीक है, डब्ल्यू की हो गई डेथ। नाउ इन दिस केस दी पर्सन हु इज एस, एस ही था यहाँ पे, राइट। तो एस भी इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। एस जिस भी पर्सन से डब्ल्यू ने, लेट से सी एक पर्सन है, सी के साथ डब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किस चीज के लिए? कि इस घर का कंस्ट्रक्शन रिपेयर वर्क तुम कराओगे। तो अब क्योंकि डब्ल्यू मर चुकी है तो एस क्योंकि रिमाइंडर मैन है, इसीलिए वो चाहे तो सी के साथ सी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कह सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं रिवर्जनर इन पोजेशन। रिवर्जनर इन पोजेशन और रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन अब बहुत ही ऑब्सोलीट टर्म्स हो चुके हैं। क्यों ऑब्सोलीट हो चुके हैं? क्योंकि 1937 में एक लॉ बन के आया है, हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें हिंदू विमेन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है। तो इसके बाद ये जो टर्म्स है, रिवर्जनर इन पोजेशन, रिवर्जनर इन रिमाइंडर मैन, ये सारे टर्म्स हो चुके हैं ऑब्सोलीट, यानी इन टर्म्स का कोई मीनिंग नहीं रह गया है। लेकिन क्योंकि ये अभी भी करिकुलम का पार्ट है, इसीलिए हम इसको भी समझेंगे कि ये क्या है। रिवर्जनर इन पोजेशन देखिए क्या होता है। ठीक है, प्रेडिसेसर इन टाइटल एंड रिवर्जन इज बेनिफिट ऑफ सच कोवेनेंट, ठीक है। तो लेट्स से एक पर्सन है ए, राइट। ए ने प्रॉपर्टी किसको दी है? वाइफ को दी है। कब तक के लिए दी है? फॉर लाइफ। जब तक वाइफ जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी में कौन रहेगा? प्रॉपर्टी में किसका हक रहेगा? वाइफ का रहेगा। वाइफ की डेथ के बाद, इसकी जब डेथ हो जाएगी, इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको रिवर्ट हो जाएगी? ये रिवर्ट हो जाएगी एस को, हु इज सन। ये वाइफ ए और बी का जो बेटा है, इसको ये प्रॉपर्टी कब मिलेगी? आफ्टर द डेथ ऑफ वाइफ। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिवर्जनर इन पोजेशन। रिवर्जनर इन पोजेशन बहुत इजी है। ये स्पेसिफिकली वाइफ्स के केस में होता था, विमेन के केस में होता था। विमेन को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ कब तक होता था? जब तक वो जिंदा है। आफ्टर दैट उनका जो राइट है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वो उस प्रॉपर्टी पे उनका टिटुलर राइट नहीं होता था, यानी उस प्रॉपर्टी पे उनका ओनरशिप नहीं होता था, वो टेनेंट फॉर लाइफ होती थी। तो इन दिस केस ये जो वाइफ है, इसकी डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी,
हो सकता है ये सन हो सकता है ए के फादर हो सकता है ए के ब्रदर हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को हम कहते हैं रिवर्जनर इन पोजेशन, यानी इसकी डेथ के बाद जो भी पर्सन है उसे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, उसे हम कहते हैं रिवर्जनर इन पोजेशन। तो आई होप यहां तक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं रिवर्जनर इन रिमाइंडर पे। ये भी इजी है। रिवर्जनर इन रिमाइंडर यानी ये वो रिवर्जनर है जिसको अभी पोजेशन मिला नहीं है, ये पोजेशन की लाइन में है। रिविजनर इन रिमाइंडर कौन है? ये वो पर्सन है जिसको पोजेशन अभी नहीं मिला है, हु इज इन लाइन ऑफ गेटिंग द पोजेशन। कैसा पर्सन है ये देखते हैं। तो लेट्स से ए अगेन एक पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी किसको दी है? वाइफ को दी है। कब तक के लिए दी है? फॉर लाइफ, राइट, फॉर लाइफ। और इसकी डेथ के बाद आफ्टर हर डेथ ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? एस को मिल जाएगी, हु इज द सन। ठीक है। नाउ ये क्या कह रहा है? वेयर द अग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट एंड द रिवर्जनर इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट and will sustain material injury by the reason of his breach। अब यहाँ पे ये कह रहा है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रिवर्जनर इन रिमाइंडर कौन है? रिवर्जनर इन रिमाइंडर वो है जिसको पोजेशन अभी नहीं मिला है। तो पोजेशन क्यों नहीं मिला है इसे? क्योंकि वाइफ की डेथ हुई नहीं है, यानी ए की जो प्रॉपर्टी है उस पे वाइफ अभी रह रही है, वाइफ अभी जिंदा है। और वाइफ क्या करती है? एक कॉन्ट्रैक्ट करती है सी के साथ। सी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, सी कॉन्ट्रैक्टर है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में वाइफ कुछ और एडिशन करवाना चाहती है, कुछ और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है, जिसके लिए वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। नाउ द सन कैन ऑल्सो सू सी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सन भी सी को सू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, किस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से? जो कि वाइफ के बीच में हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से सन को कोई मटीरियल इंजरी हो रही है, ठीक है, कैसी इंजरी हो रही है? कोई मटीरियल इंजरी हो रही है। इन दैट केस द सन कैन ऑल्सो, वाइल दिस W is alive, while she is alive, can also file a suit against C. I hope this is clear. So reversioner in remainder is a person who is in line of getting the possession, who is in line to get the property। यानी इसको अभी पोजेशन मिला नहीं है, इसको अभी प्रॉपर्टी मिली नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एफ ए आया है 2018 के अमेंडमेंट से। दिस वाज इंसर्टेड इन बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2018। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोविजन। ये कह रहा है कि जहां पे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दूसरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ अमेलगमेशन किया है, यानी ये हो चुकी है एक, तो जो भी नई लिमिटेड जो कि न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनी है, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकती है। तो लेट्स से ए एक एलएलपी थी, पी और बी एक थी। इन दोनों के अमेलगमेशन के बाद जो नई एलएलपी बनी है वो है सी। तो ए ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, बी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उन सभी के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कौन सूट फाइल कर सकता है? सी भी सूट फाइल कर सकता है। दिस वाज फेयरली इजी, राइट। अब आते हैं जी पे। जी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। जी कह रहा है जहां पे कंपनी है who has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with the other company, the new company arises out of amalgamation can also sue for specific performance। तो अगर ए एक कंपनी है, ये बी एक कंपनी के साथ अमेलगमेट हो गई है, जो नया कंपनी बना है वो है सी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए ने किए थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बी ने किए थे, वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अब कौन करवा सकता है? अब वो सी करवा सकता है। दिस इज क्लियर, राइट। अब हम सी पे आते हैं, एच पे आते हैं, सो सॉरी, एच पे आते हैं। ये कह रहा है वे द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि कंपनी फॉर्म होने से पहले कंपनी के लिए फाइनेंसेस इकट्ठा कर रहे होते हैं, यानी कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी आर दोज पीपल जो कि कंपनी बनने से पहले कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
हैव बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के बनने से पहले, हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी, ये किसके लिए एंटर किए हैं, पर्पस ऑफ द कंपनी, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी, इसके बाद कंपनी भी कर सकती है। तो इस केस में देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है हु इज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी बनाना चाह रहा है, ये कंपनी के ब्रोशर्स वगैरह किससे बनवाना चाहता है, ये एक पर्सन है बी जिसको ये देता है किसका काम, ब्रोशर्स का। नाउ दिस बी, दिस पर्सन बी, ये कंपनी बन जाती है फाइनली, कंपनी का नाम है सी, सी कंपनी, ठीक है, कंपनी बन चुकी है। ये प्रमोटिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट तब किया गया था जब सी सी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, लेकिन इसके बाद ये सी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। नाउ बी रिफ्यूजेस, बी मना कर देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करूंगा, मैं ब्रोशर्स और जितने भी पैम्फलेट वगैरह जो भी आप कह रहे हो छापने के लिए, मैं नहीं छापूंगा। नाउ इसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सू कौन कर सकता है, सी सू कर सकता है, सी कैन ऑल्सो सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि कंपनी ने, ये जो नई एंटिटी बनी है सी, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसे एक्सेप्ट किया है एंड कम्युनिकेटेड सच एक्सेप्टेंस टू द अदर पार्टी, यानी सी को ये कम्युनिकेट करना जरूरी है बी से कि आपके और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सी क्योंकि अब एक नई लीगल पर्सन है, राइट, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, तो ये कहती है कि सी आई एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैपेंड बिटवीन यू टू, एंड in case of any breach, now the right to sue किसके पास है, सी के पास। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप सारी चीजें सेक्शन 15 के अंडर आपको क्लियर होंगी। सेक्शन 15 के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसे क्लॉज वाइज ही एड्रेस करना है, आप इसे क्लॉज वाइज एड्रेस करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसे भी समझ में आएगा कि आपने इसको इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। अगर आप सभी के साथ एग्जाम्पल दे सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं तो ट्राई करिए कि आपके जो आंसर की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बैराक की लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती हो। इससे जो एग्जामिनर है उसे ये समझ में आएगा, वो ये गेज कर पाएगा कि आपने बहुत थरली ये टॉपिक पढ़ा है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इनफैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये क्योंकि छोटा एक्ट है इसीलिए लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसे नहीं छोड़ना है, इसे पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी सवाल आने वाले हैं हम वो सारे सवाल देखने वाले हैं और वो सारे सवालों का जवाब हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टू मेक नाउ। मैं आपको अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस बता देती हूँ, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी की ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अनअकैडमी के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, क्लासेस हिंदी में भी चल रही हैं, क्लासेस इंग्लिश में भी चल रही हैं। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपना क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासेस जो मिल रही हैं वो क्लासेस आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो लाइव क्लासेस है उनकी भी बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं अपने एजुकेटर से तो आप लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डाउट सॉल्व कर सकते हैं, लाइव पोल में आंसर ले सकते हैं। अनअकैडमी का अगर ऐप डाउनलोड आप करते हैं तो आपको मिलती है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, तो आप इसके लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। ये क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस वो बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री। तो इसे अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज कीजिए मेरा विच इज ARPI10। स्पेशल क्लास के फीचर्स क्या है कि आप कभी भी अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब पे जो क्लासेस नहीं है वो सारी क्लासेस भी आपको स्पेशल क्लासेस में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके लेक्चर नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिलते हैं। हमारे जो सब्सक्रिप्शंस है
वो रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक का। एंड वी सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 12 से 24 मंथ्स तक का कोई सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि एक जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 12 महीने लग जाते हैं, फ्रॉम प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स टू प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी फॉर मेंस एंड देन फॉर इंटरव्यू। इट एटलीस्ट टेक्स 6 months to prepare for each of these. तो दैट इज वाई वी सजेस्ट कि आप कम से कम 12 महीने का प्लान लीजिए। 12 महीने का प्लान अगर आप लेते हैं तो वो आपको बहुत चीप भी पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ का लेंगे, 2 मंथ का लेंगे, 3 मंथ का लेंगे, इनफैक्ट 6 मंथ का भी लेंगे, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। वो कंपेरेटिवली ज्यादा ज्यादा पैसे लगेंगे उसमें। और अगर आप 12 मंथ्स का लेंगे तो वो आपको कंपेरेटिवली काफी रीजनेबल रेट में मिलेगा। इसके अलावा, इतना रीजनेबल रेट होने के अलावा भी, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं विच इज ARPI10, तो आपको मिलता है इस पे एडिशनल डिस्काउंट। आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ बैचेस जो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक्सेलरेटर बैच शुरू हुआ है, ये आपकी तैयारी करवाएगा DJS, MP सिविल जज, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड और बहुत सारे स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने एक्सेलरेटर बैच ज्वाइन कर लिया है तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी प्रिपरेशन फॉर एनी जुडिशियल सर्विस एग्जाम अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद है अल्टीमेट 6 मंथ बैच फॉर UPPCSJ। ये उत्तर प्रदेश जुडिशरी के लिए स्पेसिफिकली बैच बनाया गया है। ये 6 मंथ्स का बैच है। आप इस बैच को, अगर आप UPPCSJ में इंटरेस्टेड है, अगर आप यूपी जुडिशरी में इंटरेस्टेड है, तो इस बैच को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरा कोड यूज कीजिए ARPI10, जिससे आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा। टारगेट राजस्थान जुडिशरी एक और बैच है। राजस्थान की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भर दीजिए। ये फॉर्म ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आप ये टारगेट राजस्थान जुडिशरी बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 3 मंथ्स का है। ये 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, और आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको इस पे एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। अब जो मैं एक्साइटिंग अनाउंसमेंट की बात कर रही थी, वो रहा ये, हमारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है। 24 मंथ्स का लेंगे तो 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं तो इतने डिस्काउंट्स के अलावा आपको और 10% ऑफ मिलेगा। तो मेरा कोड याद रखिए ARPI10। ये ऑफर बाय द वे सिर्फ 7 डेज ही वैलिड है, इसीलिए ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल क्रैक जुडिशरी को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।